हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे और आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, भारतीय समाज की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम वर्ण व्यवस्था, दूसरा आश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, प्रथम क्या है? प्राचीनता, दूसरा है विभिन्नताएं में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई है? इसका आंसर लिखेंगे, समाज शास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेक्यस एंड तथा ग्रीक शब्द लोगियस से हुआ है। सोक्यस का अर्थ समाज एवं लोगियस का अर्थ विज्ञान होता है। इस प्रकार इस शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जाति व्यवस्था पर नगरीकरण के प्रभावों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, नगरों में बड़े बड़े व्यवसाय केंद्र, उद्योग धंधे, सरकारी दफ्तर, कोर्ट, शिक्षण संस्थान इत्यादि खुले गए। इसके फलस्वरूप व्यापार तथा नौकरी के अवसर बढ़ गए। विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न जातियों के लोगों को एक दूसरे के निकट आने तथा जानने का मौका मिला। इससे उनके बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त हो गई तथा जातीय भेदभाव कम हुए। सभी लोग होटलों, सिनेमा तथा अन्य स्थानों में साथ बैठने उठने लगे। इससे छुआछूत की भावना समाप्त हुई। स्त्री पुरुष के साथ साथ पढ़ने, काम करने तथा यात्रा इत्यादि करने से प्रेम विवाह एवं अंतर जातीय विवाह के अवसर बढ़े हैं। इससे जाति के विवाह रोकने की प्रतिबल कमजोर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण की विशेषताओं को लिखे। औद्योगिकरण की विशेषताओं को लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, औद्योगिकरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम, औद्योगिकरण से जीवन स्तर में सुधार आया है। दूसरा लिखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व एक कटोरे में आ गया जिससे पैसे का प्रसार जन जन तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्ति की चर्चा करें। इसका आंसर लिखेंगे, नगरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों के रूप में बदलना तथा नगरीय जीवन की विशेषताओं का दूसरे क्षेत्रों में विस्तार होना। नगरीकरण के फलस्वरूप हमारी परंपरागत परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की परिस्थिति, सामाजिक संरचना आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगरीकरण से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया जिस तेजी से बढ़ रही है उसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। इन समस्याओं को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम, आवास की समस्या। वर्तमान में भारत में जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है। नगरों में सभी लोगों के पास अपना मकान नहीं होता है। फलस्वरूप बड़ी समस्या में लोग किराए के मकान में रहते हैं। अनेक नगरों में लाखों की संख्या में जनता रात में फुटपाथ पर गुजारती है। दूसरा लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या। नगरीकरण में वृद्धि होने से प्रदूषण की समस्या जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अपराधों में वृद्धि। नगरों में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। अपहरण, चोरियां, बलात्कार और लूटमार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। जालसाजी, शराब खोरी और मादक पदार्थों का सेवन नगरीकरण के घातक परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे, इसको याद करेंगे।
तो इसका आंसर लिखेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण से है। अर्थव्यवस्था तथा समाजों के बीच सूचना, विचारों, तकनीकों, वस्तुओं, सेवाओं तथा वित्त के बीच समन्वय की प्रक्रिया के साथ वैश्वीकरण से संबंधित है। विभिन्न देशों के लोग तथा समाज इन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे साधारण शब्दों में उपनिवेशवाद एक ऐसी दशा है जिसमें एक क्षेत्र या राज्य का शासन किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे शासन का उद्देश्य भेदभाव की नीतियों के द्वारा उस क्षेत्र या राज्य के मूल निवासियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण करके उन्हें कमजोर बनाना और सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग से अपनी ताकत को निरंतर बढ़ाना होता है। अतः उपनिवेशवाद का संबंध किसी राज्य पर विदेशी सत्ता का अधिकार होना है, साथ ही वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी अपनी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। प्रजातंत्र तथा स्वतंत्र प्रभुसत्ता के वर्तमान युग में कोई भी देश दूसरे पर अधिकार नहीं कर सकता। इसके बाद कि आज विकसित और शक्तिशाली देश अपने आर्थिक और सैन्य शक्ति द्वारा कमजोर देशों को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं, इसी दशा को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। वर्तमान युग में भूमंडलीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता हुआ आर्थिक प्रभाव, उदारीकरण के द्वारा अपने बाजारों का विस्तार तथा मानवाधिकार के सिद्धांत पर व्यापार में लाई जाने वाली कूटनीतिक चालें एवं नव उपनिवेशवाद के विभिन्न रूप हैं। देखिए इनमें से जो है ना आपको मेन पॉइंट याद करना है। जैसे कि इस इतना बड़ा जैसे कि आपको क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इनमें से आपको 3 से 4 पॉइंट बस आपको मेन याद करना है। उसके बाद आपको इससे संबंधित जितने बातें आपको याद है ना सबको बीच में डाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए अगर आप ऐसे कर देते हैं तो फिर आपका एक भी नंबर कटने वाला बिल्कुल नहीं है। आपको जो है ना कहानी के तौर से इसको सुनना है, एक बार में नहीं तो 2 बार आप वीडियो देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशवाद से आए किन्हीं 2 परिवर्तनों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे भारत में उपनिवेशवाद के कारण ग्रामीण उद्योग धंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भारत में खपत करने के लिए कम दाम पर वस्तुओं की आपूर्ति की जाने लगी तथा यहाँ की वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजने पर भारी शुल्क लगा दिया गया। फलस्वरूप भारत के परंपरागत उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत के सभी हिस्सों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ा गया तथा पूरे भारत में समान प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उदारीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत के उदारीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कि भारत में सन 1980 के दशक के आरंभ से ही महसूस करने लगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्योग धीरे धीरे बीमार होते जा रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाना आवश्यक था। इसके फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के आयात पर भारी शुल्क लगने लगा। प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण भारत में बनने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता में कोई सुधार न हो सका। इन सभी दशाओं के फलस्वरूप सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए संरचना आरंभ किया। सरकार ने सोचा कि भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं को लाने से ही यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, जिससे देश के उद्योगों का आधुनिकीकरण हो सकेगा तथा उत्पादों को नई औद्योगिकी को उपयोग में लाने की प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण की चुनौतियों का उल्लेख करें।
इसका आंसर लिखेंगे भारत में उदारीकरण के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। प्रथम, गरीबी की समस्या। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या। तीसरा, ग्रामीण उद्योग धंधों का विघटन। चौथा, उपभोक्तावाद में वृद्धि। पांचवा, संस्थागत ऋणग्रस्तता में वृद्धि। छठा लिखेंगे महंगाई से पैदा होने वाली निम्न वर्ग की बढ़ती हुई समस्याएं। आज यह, फिर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे, आज यह महसूस किया जाने लगा है कि उदारीकरण को ही एक नियोजित रूप देकर जनसाधारण की समस्याओं को दूर करना और समाज में उपयोगी परिवर्तन लाना संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे औद्योगिकरण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न कारकों का संतुलित विकास किया जाए। औद्योगिकरण के 5 उद्देश्य माने जाते हैं। प्रथम है उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा है निर्धनता को दूर करना। तीसरा है विदेशी विनिमय की व्यवस्था। चौथा है रहन सहन के स्तर को उठाना। और पांचवा है लोगों को रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण के विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट करें। कहते हैं कि आधुनिकीकरण के विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे आधुनिकीकरण वास्तव में समाज के एक क्षेत्र में नहीं हो सकता। यह बहुक्षेत्रीय प्रक्रिया होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र से होकर चलता है। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो प्रथम है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण होने से राज्य द्वारा एकता एवं धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव न करके समानता को बढ़ावा देता है। राज्य में प्रजातंत्रीय प्रणाली अपनाई जाती है। दूसरा पक्ष लिखेंगे सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के लिए सामाजिक समानता को कम किया जाता है। श्रेणीकरण की ऐसी व्यवस्था की जाती है कि व्यक्ति को समाज में अपने पद बदल की स्वतंत्रता प्राप्त हो। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के लिए देश में आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का व्यापक सिद्धांत यह मानकर चलता है कि परिवर्तन के स्रोत व्यवस्था के भीतर भी पाए जाते हैं और बाहर भी। पश्चिमीकरण की अवधारणा उन परिवर्तनों से परिचित कराती है। डॉक्टर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। और यह शब्द प्रौद्योगिकी संस्थाओं, वैचारिकी और मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तन का समावेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण की व्याख्या करें, उनकी अवस्थाओं का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तनों या औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में आए परिवर्तनों को समझने तथा दोनों में भिन्नता को प्रकट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा को विकसित किया। कुछ लोगों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में माना है तो कुछ ने एक प्रतिफल के रूप में स्वीकार किया है। यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार के मूल्यों से बंधी हुई नहीं है, परंतु कभी कभी ज्ञान का अर्थ इच्छा या इच्छित परिवर्तन से लिया जाता है। आधुनिकीकरण को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो प्रथम क्या है कि आधुनिकीकरण की प्रेरणा से प्रेरित होने पर समाज में 4 प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। प्रथम
वह आधुनिकीकरण करने वाले प्रभाव एवं तत्वों के संपर्क में आता है। दूसरा, परंपरागत तरीकों के प्रति अविश्वास एवं निराशा की भावना उत्पन्न होना। तीसरा, परंपरागत आदतों, आदर्शों एवं मूल्यों से दूर रहना। तथा पांचवा, नई मान्यताओं, उद्देश्यों एवं संबंधों को अपनाना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इसको अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। आप इसमें अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे रिजल्ट लाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाएंगे, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।